गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपन ने छठा लेसन कल कंप्लीट किया था खरीफ की फसलों के रोगों के बारे में। आज अपन अपना 7वां लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रबी की फसलें। और रबी की फसलों के प्रमुख रोगों की चर्चा करेंगे, डिजीज ऑफ रबी क्रॉप्स। तो पहला है गेहूं का काला या स्तंभ रोली रोग। पहले रोग की चर्चा करते हैं अपन। गेहूं का काला या स्तंभ रोली रोग में होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, भारत में देखिए ये रोली उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां गेहूं की खेती होती है। जहां भी भारत में खेती होती है ये रोग सामान्यतः हमें देखने को मिलता है, गेहूं का काला या स्तंभ रोली रोग, ठीक है। यह भारत के मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त पहाड़ों पर 10,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मिलता है। भारत के जो मैदानी क्षेत्र है उसके अलावा और कहाँ मिलता है, और ये 10,000 ऊंची पहाड़ियों पर भी हमें पाया जाता है, ठीक है। परंतु उत्तरी भारत से पिछले कुछ समय से ये रोग गेहूं की फसल पर प्रकट नहीं हो रहा है, परंतु देश के दक्षिणी एवं प्रायद्वीपीय भागों में ये रोग नवंबर माह में दिखाई देता है, जिससे गेहूं की फसल को अत्यधिक हानि होती है। जिससे गेहूं की फसल को क्या होती है, अत्यधिक हानि होती है। देखिए, यह रोग दिखाई उत्तरी भारत में अब बहुत कम प्रकट हो रहा है, लेकिन दक्षिणी और पठारीय या प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत के नीचे के तरफ के, इस तरफ के, ठीक है, नीचे की तरफ के, वहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। भाई उत्तरी जो भारत का उत्तरी भारत में ये अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले साइड में तो अब ये बहुत कम प्रकट हो रहा है, लेकिन दक्षिणी जो भाग है, ठीक है, साउथ के, वहाँ पर ज़्यादा अब दिखाई देता है और फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा रहा है। लक्षण देखिए, इस रोग के प्रारंभिक लक्षण पौधे के तने, पहले प्रारंभिक लक्षण पौधे के तने में संधि स्तंभ, ठीक है, स्तंभ की जो संधियाँ होती है वहाँ पे पर्णाच्छद, पत्तियों की निचली सतह और डंठलों पर उनके लंबे अक्ष के समांतर लंबे एवं संकीर्ण दीर्घ वर्ताकार प्रभा मंडल सहित या उसके रहित फफोलो या स्फुटों के रूप में प्रकट होते हैं। फफोलो या स्फुटों के रूप में प्रकट होते हैं। देखिए, ये फफोलो और स्फुटों के रूप में, देखिए एकदम सीधी सही होनी चाहिए, लेकिन ये स्फुटों के रूप में यानी ये धब्बों के रूप में निकल जाती हैं। ये स्फुट यूरिडीनियम होते हैं। ये जो स्फोट होते हैं वो सब यूरिडीनियम होते हैं, ठीक है। इनको ढकने वाली झिल्ली के नष्ट होने या फटने पर भूरे रंग के, इनको जो ढकी हुई इनके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली यदि नष्ट हो जाए या फट जाए तो इनके अंदर से क्या निकलते हैं, भूरे रंग के जो यूरिडीनियम बीजाणु चूर्णी समूह में निकलते हुए दिखाई देते हैं। इनसे बीजाणु निकलते हैं, कौन से, यूरिडीनियम बीजाणु, ठीक है, जो चूर्ण के रूप में एक समूह के रूप में निकलते हैं। और फसल के पकते समय इन स्फोटों का रक्ताभ भूरा रंग, गहरे भूरे रंग या काले रंग में परिवर्तित होता है। जैसे जैसे फसल पकती है ये स्फोटों का जो रंग होता है वो रक्ताभ भूरे रंग में, गहरे भूरे रंग या काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसा टीलियम बनने से होता है। ऐसा किस कारण होता है, ऐसा इनके अंदर टीलियम बनने से होता है। टीलियम में देखिए अखरोट जैसे गहरे भूरे रंग के टीलियो बीजाणु भरे होते हैं। इनमें टीलियम के अंदर क्या होता है, टीलियो बीजाणु होते हैं, ठीक है। इस रोग की उग्र अवस्था में देखिए पौधे बौने रह जाते हैं, उन दोजिया भी कम निकलती है। इस रोग के जो उग्र अवस्था होती है, जब ये अपनी चरम सीमा पर होता है रोग, तब क्या होता है, तब होता यह है कि ये पौधे बौने रह जाते हैं, तब उस अवस्था में दोजिया भी कम निकलती है, यानी जो गेहूं की जो दोजिया होती है वो कम निकलती है। एवं बालियों में देखिए दाने सुखड़े हुए हल्के भारे बार के बनते हैं, या कभी कभी बनते ही नहीं हैं, भूसा भी सूखकर भंगूर हो जाता है। हल्के जो इनके बालियों के अंदर दाने होते हैं वो सिकुड़े हुए होते हैं और हल्के होते हैं, कम भार के, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दाने बनते ही नहीं हैं, ठीक है। इनका जो भूसा होता है वो भी सूखकर क्या हो जाता है, भंगूर हो जाता है। रोगजनक की अगर चर्चा करें अपन, देखिए तो इसका रोगजनक होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्रिसाई। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्रिसाई ये एक विकल्पी या बहुरूपी कवक तथा बहुरूपी कवक है। विकल्पी यानी गेहूं नहीं मिलेगा तो ये कहीं और भी किसी और पौधे पर भी जीवित रह सकता है, और बहुरूपी कवक है, बहुरूप में बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, क्योंकि इसके संपूर्ण जीवन चक्र में देखिए 5 प्रकार के बीजाणु हमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ ले पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्रिसाई में कितने प्रकार के बीजाणु मिलते हैं, नाम लिखिए, 1 नंबर का सवाल। तो देखिए 5 प्रकार के, देखिए इसमें टीलियो बीजाणु मिलता है, यूरेडो बीजाणु मिलता है, बेसिडियो बीजाणु भी मिलता है, स्पर्मेसिया या पिक्नोस्पोर मिलता है, एसियो बीजाणु भी मिलता है।
यूरेडो बीजाणु, टीलियो बीजाणु गेहूं पर एवं पिक्नो बीजाणु व ईसियो बीजाणु एकांतर परपोषी बर्बेरिस महोनिया या महो बर्बेरिस पर बनते हैं। क्योंकि इस कवक में सभी अवस्थाएं पाई जाती है अतः इसे दीर्घ चक्री कवक कहते हैं। सभी अवस्थाएं इसमें पाई जाती है इसलिए इसका जीवन चक्र भी बहुत दीर्घ होता है, लंबा होता है। क्योंकि यह कवक अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों पर पूर्ण करता है, 2 परपोषियों पर पूरा करता है। 2 परपोषियों पर पूरा करने का मतलब है आदि। देखिए यूरेडो बीजाणु और टीलियो बीजाणु कहाँ पर प्रकट होते हैं? गेहूं की फसल पर, और उसके बाद पिक्नो बीजाणु और ईसियो बीजाणु एकांतर, यानी इसके बाद गेहूं की फसल के बाद बर्बेरिस या महोनिया या महो बर्बेरिस जो फसल होती है उस पर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कवक अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण करता है अतः इसे भिन्नाश्रयी कवक भी कहा जाता है, यानी एक पर निर्भर नहीं रहता, दूसरे पर भी निर्भर रहता है। अब इसके बीजाणुओं की चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले है देखिए यूरिडो बीजाणु। यह एक कोशिक अंडाकार से दीर्घ वर्ताकार होता है। यह एक कोशिकीय होता है, अंडाकार से दीर्घ वर्ताकार हो सकता है। इसमें द्विकेंद्रकी होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं एक कोशिका के अंदर। भूरे रंग के बीजाणु होते हैं जिनके बाह्य भित्ति पर लघु सूल जैसी संरचनाएं होती है, जिनके बाहर की भित्ति पर सूल जैसी कांटों जैसी संरचनाएं होती है छोटी। ठीक है, जिसमें 4 जनन छिद्र होते हैं, इसमें 4 जनन छिद्र भी होते हैं। ठीक है, फिर देखिए टीलियो बीजाणु। देखिए यूरिडो बीजाणु में देखिए ये प्रत्येक कोशिका में 2-2 केंद्रक बने हुए हैं। ठीक है, और बाहर ये सूक्ष्म हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाहर की तरफ सूक्ष्म सूल होते हैं, कांटे होते हैं, 4 जनन छिद्र होते हैं इनमें। ठीक है, टीलियो बीजाणु की चर्चा करें। टीलियो बीजाणु कैसा होता है? टीलियो बीजाणु देखिए टीलियो बीजाणु संवृत्तीय द्विकोशिकीय होता है। द्विकोशिकीय देखिए एक के अंदर 2 कोशिकाएं होती है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 1 ये 2। तर्को रूपी मोटी भित्ति वाला होता है, बाहर की तरफ देखिए बहुत मोटी भित्ति है। ठीक है, गोल शीर्ष या थोड़ा नुकीला होता है। इसका शीर्ष या तो गोल होगा ऐसे ऊपर की तरफ देखिए गोल, या थोड़ा सा नुकीला, या थोड़ा सा नुकीला होता है। अग्र सिरे पर भित्ति की मोटाई अधिक होती है। आगे के सिरे पर ये देखिए भित्ति यहाँ से यहाँ तक इतनी मोटी होती है, बाकी पीछे की तरफ तो थोड़ी कम होती है, पर भित्ति मोटी होती है। इनका रंग गहरा भूरा अखरोट के जैसा होता है। देखिए रंग भी गहरा भूरा है। ठीक है, अखरोट के जैसा। प्रारंभ में टीलियो बीजाणु द्विकेंद्र की होते हैं। प्रारंभ में तो ये देखिए द्विकेंद्र की होते हैं, परंतु परिपक्व होने पर द्विगुणित एक केंद्र की हो जाते हैं। द्विगुणित एक केंद्र के। प्रारंभ में तो ये देखिए 2 केंद्र के होते हैं और बाद में ये आपस में मिल जाते हैं और एक केंद्र की बन जाते हैं। ठीक है, अंकुरित होकर प्रोबेसिडियम बनाते हैं, जिस पर एक केंद्र के लैंगिक बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। अंकुरित होने के बाद क्या करते हैं? ये प्रोबेसियस बनाते हैं और जिस पर एक केंद्र के लैंगिक बेसिडियो बीजाणु बनता है, इसी पर एक केंद्र के बेसिडियो बीजाणु बनता है। आगे देखिए बेसिडियो बीजाणु क्या करता है। देखिए इसके बारे में पढ़ तो लिया। देखिए अपने बेसिडियम के प्रत्येक कोशिका की प्रांगुल पर एक कोशिकीय एक केंद्र के अगुणित बीजाणु बनते हैं, इन्हें बेसिडियो बीजाणु कहते हैं। जो टीलियो बीजाणु में 2 केंद्रक होते हैं, वो परिपक्व अवस्था में आकर क्या करते हैं? द्विगुणित एक केंद्र के बन जाते हैं और लैंगिक बेसिडियो बीजाणु बनाते हैं। यही बेसिडियो बीजाणु ये एकांतर परपोषी को संक्रमित करता है। ये एकांतर परपोषी को संक्रमित करता है, क्योंकि ऊपर वाले जो टीलियो बीजाणु, यूरेडियो बीजाणु, ये सब तो होते हैं गेहूं पर, और ये बेसिडियो बीजाणु अवस्था क्या होती है? अगली पीढ़ी पर जाती है। ठीक है, बेसिडियो बीजाणु का अंकुरण एकांतर परपोषी बर्बेरिस महोनिया पर होता है। ठीक है, ये स्पर्मेशिया पिग्नो बीजाणु आगे पढ़ रहे हैं अपन। जो बेसिडियो बीजाणु होता है वो आगे चलकर कहाँ जाता है? एकांतर परपोषी या बर्बेरिस महोनिया पर होता है। परपोषी में प्रवेश करके एक केंद्र की पटयुक्त कवक जाल बनाता है। ये बेसिडियो बीजाणु आगे जाके क्या करता है? परपोषी में प्रवेश करके, यानी जिस पर आगे वो निर्भर रहने वाला है, उसमें प्रवेश करके एक केंद्र की कवक युक्त कवक जाल बनाता है, पटयुक्त कवक जाल यानी खंड वाला। ठीक है, जिसमें 3-4 दिन तक फ्लास्क की तरह की संरचना पिकनिया बनते हैं। इसमें 3-4 दिन तक तो पिकनिया बनते हैं। ठीक है, जिसमें एक केंद्र की पत्ती भित्ति वाली पिकनो बीजाणु या स्पर्मेशिया या रिसेप्टिव आईपी या ग्राह्य कवक तंतु बनते हैं। इस फ्लास्क की तरह संरचना पिकनिया में क्या करते हैं? फिर एक केंद्र की पत्ती झिल्ली वाले पिकनो बीजाणु या स्पर्मेशिया या रिसेप्टिव आईपी या ग्राह्य कवक तंतु बनते हैं। रिसेप्टिव आईपी मतलब रिसेप्टिव आईपी का मतलब होता है ग्राह्य कवक तंतु।
विपरीत प्रकृति के स्पर्मेस या पिक्नो बीजाणु तथा ग्राह्य कवक तंतु आपस में संलयित होकर द्विकेंद्रकीय कवक जाल का निर्माण करते हैं। ये विपरीत प्रकृति के जो स्पर्मेस या पिक्नो बीजाणु तथा ग्राह्य कवक तंतु आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक द्विकेंद्रकीय कवक जाल का निर्माण करते हैं, जो पत्ती की निचली सतह पर एकत्रित होकर ईसीओ बीजाणु का निर्माण करती है। यानी ये दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं, स्पर्मेसिया और ग्राह्य कवक तंतु। ठीक है, स्पर्मेसिया पिक्नो बीजा सॉरी स्पर्मेसिया या पिक्नो बीजाणु तथा दूसरा कौन सा, ग्राहक कवक, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं और आपस में मिलकर आपस में एक दूसरे के दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं, जिससे एक केंद्रक तो स्पर्मेसिया का, दूसरा का ग्राह्य कवक तंतु का, और द्विकेंद्रकीय कवक जाल बनाते हैं। और ये पत्ती के निचली सतह पर एकत्रित होकर फिर क्या करते हैं, ईसीओ बीजाणु का निर्माण करते हैं, जो आखिरी बीजाणु, पांचवी अवस्था है। देखिए ईसीओ बीजाणु में क्या होता है, ये एक कोशिकीय द्विकेंद्रकीय, ये होता क्या है, एक कोशिकीय होता है, द्विकेंद्रकीय होता है, षटकोणीय स्पष्ट मोटी भित्ति युक्त होते हैं, षटकोणीय होते हैं और स्पष्ट मोटी भित्ति युक्त होते हैं। ठीक है, इनमें 6 जनन क्षेत्र होते हैं। यूरिडियो बीजाणु में 4 जनन क्षेत्र और इसमें 6 जनन क्षेत्र होते हैं। ये बीजाणु श्रृंखला में बनते हैं और ये आपस में एक अंतर्वेशी वियोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। ये बीजाणु क्या होते हैं, मान लो गोल आकार के, तो ये श्रृंखला में बनते हैं ऐसे, और आपस में एक अंतर्वेशी वियोजक द्वारा, यहाँ बीच में इनका अंतर्वेशी वियोजक द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ये अंकुरण कर प्राथमिक परपोषी गेहूं को संक्रमित कर सकते हैं तथा यूरेडो बीजाणु का निर्माण करते हैं। इसीडियो बीजाणु वापस अंकुरित होकर जो गेहूं को संक्रमित करते हैं और पुनः क्या बनाते हैं, यूरेडो बीजाणु बनाते हैं। फिर यूरेडो बीजाणु से टीलियो बीजाणु, फिर ये एक कंटिन्यू वापस चक्र चलता रहता है। ठीक है, ये रोग चक्र देखिए, इसका डिजीज साइकिल क्या है। भारतवर्ष में इस रोग की पुनरावृत्ति के लिए एकांतर परपोषी की आवश्यकता नहीं होती। भारतवर्ष में इसकी रोग की पुनरावृत्ति के लिए कि गेहूं पर 2 ही बने, वापस अपन गेहूं बो दे तो नहीं होगा, नहीं। गेहूं पर यूरिडो बीजाणु, टीलियो बीजाणु बने हैं, ठीक है, फिर महाबरबेसिया ये नहीं बोया, दूसरा कुछ वापस गेहूं ही बो दिया है, ठीक है, तो भी ये फसल चक्र में अपनी 5 अवस्थाएं पूरी करता है। ठीक है, क्योंकि भारत में इसके एकांतर परपोषी की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि पुनरावृत्ति के लिए पहाड़ और ऊंचे स्थानों पर ग्रीष्म काल में बोई गई गेहूं की फसल, जंगली गेहूं, अन्य संपार्श्विक परपोषियों पर कवक जीवित बने रहते हैं। पुनरावृत्ति के लिए जो पहाड़ों पर अन्य गेहूं की फसलें बोई जाती हैं, ये उन पर परपोषियों पर कवक जीवित बने रहते हैं। ठीक है, तथा मैदानों पर गेहूं पर प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं। पक्षीन या ग्रेमिनिस के लिए ब्रेकीपोडियम सिल्वेटिकम, ब्राइजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस, एग्वा फेटुआ आदि घास की जातियां संपार्श्विक परपोषी के रूप में कार्य करती है। जो पक्षीन या ग्रेमिनिस होती है वो गेहूं के अलावा किस पर जीवित रह सकती है, अगर गेहूं की फसल नहीं मिले तो उनको देखिए ब्रेकीपोडियम सिल्वेटिकम, ब्राइजा माइनर, ब्रोमस पेटुकुलस, एग्वा फेटुआ आदि जातियों पर यह जीवित रह सकता है। भारत में नीलगिरी व फूलनी पहाड़ियों व हिमालय के तराई क्षेत्र में स्वतः उगे गेहूं या ग्रीष्मकाल में की जा रही खेती पर बने यूरेडो बीजाणु प्राथमिक निवेश द्रव्य के रूप में मैदानों में बोए गए गेहूं पर संक्रमण करते हैं। भारत में देखिए जो नीलगिरी व फूलनी की पहाड़ियां व हिमालय के जो तराई क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ अपने आप उगे हुए गेहूं या ग्रीष्म काल में की जा रही खेती पर यूरेडो बीजाणु प्राथमिक निवेश द्रव्य के रूप में संक्रमण कर जाते हैं। यूरेडो बीजाणु वहाँ पर संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमण कर जाते हैं। फिर आगे यूरेडो बीजाणु से टीलियो बीजाणु, फिर एस्को बीजाणु, इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष मैदानी भागों में कीट रोग उपस्थित रहता है, जिससे प्रतिवर्ष मैदानी भागों में ये कीट चलता रहता है। ग्रीष्म काल में अत्यधिक तापमान के कारण मैदानों में पूर्व में उपस्थित यूरेडो बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। गर्मियों के काल में जो मैदानों में क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा तेज गर्मी पड़ती है, जिससे क्या होता है, यूरेडो बीजाणु नष्ट हो जाता है। जो भी यूरेडो बीजाणु होता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। सस्य प्रबंधन की अगर अपन बात करें, अब इस गेहूं के काला या स्तंभ रोली कीट रोग का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं अपन, तो देखिए सस्य खेती के अंदर कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। गेहूं की शीघ्र पकने वाली किस्म बोकर रोग के प्रकोप से बचा जा सकता है। नवंबर में ये सबसे ज़्यादा प्रकोपित होता है, तो शीघ्र पकने वाली किस्म अगर अपन ने बो दी है तो वो नवंबर से पहले ही क्या हो जाएगी, काटने लायक हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, इस रोग का प्रकोप कम हो जाएगा। और देर से पकने वाली किस्मों की बुआई शीघ्र की जानी चाहिए। जो देर से पकती हैं, जल्दी पकने वाली तो क्या होगी, नवंबर से पहले पक जाएगी, लेकिन जो देर से पकने वाली फसल होती है उनकी बुआई थोड़ी जल्दी कर देनी चाहिए।
फसलों में प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे फसलों के अंदर क्या हो, इनसे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़े। ठीक है, संतुलित सिंचाई की जानी चाहिए, संतुलित सिंचाई भी की जानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, ना तो ज़्यादा पानी देना चाहिए ना कम देना चाहिए, संतुलित जितनी जरूरत हो। अब जैविक प्रबंधन में देखिए रोग रोधी इसकी कुछ किस्में हैं। गेहूँ, अब हमारे यहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, गेहूँ की रोटियाँ, तो इसकी किस्में भी इस रोग से रोग रोधी किस्में भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, देखिए HD 28 से 63, NIDW 295, HPW 217, 224, 228, HS 375, 443, 456, 460, VL 867, 868, HD 2865, 2594, 2838। ठीक है, PBW 52W 525, 530, UV 2594 आदि को बोया जाना चाहिए। ये कुछ किस्में हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा किस्में हैं। ठीक है, जिनके अंदर गेहूं के रोग काला स्तंभ या रोली रोग का लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, दवाइयों का छिड़काव कौन कौन सा कर सकते हैं रासायनिक प्रबंधन में देखिए। जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देने पर अपन को क्या करना चाहिए, एडिमोफोन 0.2% के 2 छिड़काव 7 से 20 दिन के अंतराल पर करने से रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है। रोग की तीव्रता को कम कैसे किया जा सकता है, जैसे ही पौधों पर हमारे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, ट्राईएडिमेफोन का अपन को छिड़काव करना चाहिए। कितनी बार, 2 बार, आज किया है, और दूसरा कब करना चाहिए, अपन को 7 से 20 दिन के अंतराल में करना चाहिए। रोग लक्षणों के प्रकट होने पर देखिए जिनेब 76% WP 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर अथवा घुलनशील जो गंधक या ऑक्सीकार्बोक्सिन के 4 से 5 छिड़काव अपन को 8 से 10 दिन के अंतराल में करना चाहिए। ठीक है, या तो अपन को जिनेब या फिर देखिए घुलनशील जो गंधक होता है सल्फर या ऑक्सीकार्बोक्सिन का छिड़काव 4 से 5 बार करना चाहिए। और कितने दिनों के अंतराल में करना चाहिए, प्रत्येक छिड़काव में 8 से 10 दिन के अंतराल में करना चाहिए। तो ये था हमारा गेहूं का पहला रोग। ठीक है, आज दूसरा रोग है अपना गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग। गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग की अगर चर्चा करें अपन, ठीक है, तो देखिए यह रोग विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। पहले देखिए, पहला अपन ने पढ़ा काला या स्तंभ रोली रोग गेहूं का, अब दूसरा गेहूं का पढ़ रहे हैं गेहूं का भूरा या पर्णकीट रोग। ठीक है, यह रोग विश्व के सभी भागों में पाया जाता है, भारत ही नहीं प्रत्येक देश में पाया जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में इसका प्रकोप अधिक होता है, उत्तर और पूर्वी भागों में इसका प्रकोप अधिक होता है। जैसे पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में यह रोग अधिक तीव्रता से फैलता है। जब शरद ऋतु की वर्षा के साथ अन्य वातावरणीय कारक अनुकूल होते हैं, जब सर्दी में बारिश होती है और वातावरणीय कारक अनुकूल होते हैं, तो ये भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों में बहुत अधिक तेज प्रकोप से अधिक फैलता है। ठीक है, वर्ष 1972-73 में ये रोग महामारी के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, 1972-73 में ये पूरी महामारी के रूप में फैला, जैसे अभी कोरोना महामारी के रूप में चल रहा है, वैसे ये महामारी के रूप में फैला और पूरे देश में फैल गया। अनुमान था उस समय क्या हुआ था, देखिए अनुमान था 1.5 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन की हानि हुई थी, 1.5 मिलियन टन। और वर्ष 1985-86 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल इस रोग से अत्यधिक प्रभावित रही थी। वर्ष 1985-86 में देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल बहुत ही अत्यधिक प्रभावित रही थी। इस रोग को देखिए नारंगी, गेरुआ रोली या गेरुई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब काला स्तंभ रोग, भूरा या पर्णकीट रोग गेहूं को किस नाम से जाना जाता है, नारंगी, गेरुआ रोली या गेरुई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लक्षण देखिए इसके, इस रोग के लक्षणों की चर्चा करें अपन। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए लक्षण की चर्चा करें अपन इस रोग की, तो पर्णरोली रोग का प्रथम लक्षण पत्तियों की सतह पर बिखरे हुए छोटे गोलाकार चमकीले नारंगी रंग के यूरेडियम स्फोट के रूप में दिखाई देता है। सबसे प्रथम लक्षण हमें दिखाई देता है गोलाकार, पत्तियों की सतह पर गोल
गोलाकार छोटे चमकीले नारंगी रंग के यूरेनियम स्फोट दिखाई देते हैं हमें सबसे पहले। ठीक है, ये प्रारंभ में पत्ती के ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, अपन को यूरेनियम के स्फोट अपन के पत्ती के ऊपर वाली सतह पर दिखाई देते हैं और बाद में निचली सतह पर भी बन जाते हैं, फिर बाद में फैलकर निचली सतह पर भी बन जाते हैं। परिपक्व होने पर भूरे रंग के हो जाते हैं। जब ये परिपक्व हो जाते हैं स्फोट यूरेनियम के, तो ये भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, पहले चमकीले नारंगी रंग के होते थे, फिर भूरे रंग के हो जाते हैं परिपक्व होने पर। बाह्य त्वचा के फटने पर अनेक यूरेडो विनाणु भूरे रंग के चूर्ण के रूप में पत्तियों आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। जैसे ये परिपक्व होते हैं, बाह्य त्वचा जैसे ही इनकी फटती है ऊपर वाली त्वचा, तो क्या होता है, ये भूरे रंग के चूर्ण के रूप में पत्तियों और आसपास के वातावरण में यानी हवा पानी में भी फैल जाते हैं। प्रारंभ में स्फोटों के चारों तरफ के ऊतकों में कोई विवर्णन या अपवर्णता नहीं दिखाई देती है, परंतु पत्ती पूर्ण रूप या आंशिक रूप से पीली दिखाई देने लग जाती है। प्रारंभ में स्फोटों के चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देता जिससे अपन को पहचान सके कि पत्ती में ये स्फोट हुए हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना तो ये पत्तियों से अलग दिखाई देते हैं ना कोई बात। लेकिन बाद में क्या होता है, पत्ती पूरी पीली पड़ जाती है। जब फसलें पकने को होती हैं तो पत्ती के निचली सतह पर बाह्य त्वचा से ढके हुए छोटे अंडाकार धूसर या काले रंग के टीलियां बनते हैं। जब फसल पकने जैसी होती है, पकने वाली होती है, तब पत्तियों की निचली सतह पर बाह्य त्वचा से ढके हुए छोटे अंडाकार धूसर या काले रंग के टीलियां बनते हैं। काले रंग के टीलियां बनने शुरू हो जाते हैं। संक्रमित पौधों की मृत्यु परिपक्व होने से पूर्व ही हो जाती है। जिनमें ये रोग फैलता है वो पौधे क्या होते हैं, परिपक्व होने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा पड़ने के कारण बाली में दाने सिकुड़े हुए बनते हैं। बाली में दाने भी सिकुड़ जाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, पोषण नहीं मिलता, और पोषण नहीं मिलता है तो क्या होता है, जब पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पोषण नहीं मिलेगा तो फिर दाने तो सिकुड़ेंगे ही। ठीक है, गंभीर अवस्था में पौधे आकार में छोटे रह जाते हैं। जब बहुत ही गंभीर रूप से यह फैलता है तो आकार में पौधे छोटे रह जाते हैं और उनका जड़ तंत्र भी अल्प विकसित हो जाता है। इन गेहूं के जड़ों का तंत्र होता है वो अल्प विकसित रह जाता है, पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है, जिससे वो जमीन से पानी और खनिज लवण नहीं ले पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रोग जनक की चर्चा करें अगर अपन इसकी। ठीक है, तो देखिए, यह एक विनाशरही रोली है। ये विनाशरही रोली है। यूरेनियम और टीलियम अवस्थाएं गेहूं पर प्रकट होती हैं, जबकि एसिडियल और पिग्नेडियल अवस्था एकांत परपोषी थैलिक्ट्रिम पर पाई जाती है। देखिए, यूरेनियम ये विनाशरही रोली है, यानी दो अलग अलग बात। इसकी जो यूरेनियम और टीलियम अवस्थाएं होती है, हम जानते हैं 5 अवस्थाएं होती है। इसकी यूरेनियम और टीलियम अवस्थाएं तो गेहूं पर प्रकट होती है, गेहूं पर अपना प्रकोप दिखाती हैं, और आगे की जो अवस्थाएं होती है, जो एसिडियल और पिग्नेडियल अवस्था होती है, वो एकांत और थैलिक्ट्रम पर दिखाई देती है, यानी थैलिक्ट्रम पर अपना जीवन यापन करती है। भारत में देखिए, थैलिक्ट्रम, जेपोनिकम व थैलिक्ट्रम, भारत के अंदर थैलिक्ट्रम, जेपोनिकम और थैलिक्ट्रम फ्लेवकम बहुत कम भूमिका प्रभावी पाई जाती हैं। ये तो बहुत भारत में कम पाए जाते हैं। रूस में आइसोपोरस फ्यूमेड, रूस में जो देखिए आइसोपोरस, रूस में आइसोपोयरम फ्यूमेरियोइड्स एकांत परपोषी की भूमिका अदा करता है। ठीक है, जो रूस के अंदर, भारत में तो ये फ्लेविकमन ये बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि गेहूं में ही फैलता है, दूसरे में फैलता नहीं है। लेकिन रूस के अंदर देखिए, आइसोपोयरम फ्यूमेरियोइड्स एक एकांत परपोषी होता है, जो क्या करता है, ये है यूरेडियो बीजाणु, जो क्या करता है, देखिए, यूरेडियम और टीलियम अवस्था के बाद वो एसिडियल और पिग्नेडियल अवस्था के लिए परपोषी का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, यूरेडियो बीजाणु की चर्चा करें। इसमें ये भूरे रंग के गोलाकार होता है। ये भूरे रंग का गोलाकार द्विकेंद्रकीय होता है, संवृत्तीय होता है, एक कोशिकीय 16 से 28 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। एक कोशिकीय होता है और 16 से 28 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। बाह्य भित्ति सूलयुक्त होती है, बाह्य भित्ति पर कांटे पाए जाते हैं। इनमें 7 से 10 जनन छिद्र होते हैं। देखिए, 7 से 10 जनन छिद्र होते हैं इनमें। ठीक है, यूरेडियो बीजाणु एक से अधिक जनन नलिकाएं बनाकर अंकुरित होते हैं। एक से अधिक जनन नलिकाएं बनाते हैं। ठीक है, एक नलिका से अपने बीजाणु नहीं निकालते यूरेडियो बीजाणु, एक से अधिक जनन नलिकाएं निकालते हैं
तथा जनन नलिका पत्ती में वात रंध्रों के द्वारा प्रविष्ट होकर संक्रमण फैलाती है। पत्ती के जो वात रंध्र होते हैं उनमें ये प्रविष्ट हो जाती है जनन नलिका और फिर पौधे में संक्रमण को फैलाती है। ठीक है, टीलियो बीजाणु की चर्चा करें अगर अपन तो देखिए, टीलियो बीजाणु, ये बीजाणु जब प्रकट होते हैं तो गेहूं की पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं। गेहूं की पत्ती की निचली सतह पर ये बनते हैं और बाह्य त्वचा से ढके रहते हैं। ये बीजाणु जब प्रकट होते हैं तो गेहूं की पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं सबसे पहले, और बाह्य त्वचा से ढके भी रहते हैं। ठीक है, तो पता भी नहीं चलता, बाह्य त्वचा से ढके रहते हैं। ये भूरे रंग के द्विकोशिकीय आयताकार भूरे मोटी भित्ति वाले होते हैं और चिकने होते हैं। इन बीजाणुओं के सिरे मोटे भित्ति एवं गोलाकार होते हैं। इन बीजाणुओं के जो सिरे होते हैं वो मोटे भित्ति और गोलाकार होते हैं। ये पटीय भागों पर थोड़ा संकुचित होते हैं, ये पटीय भागों पर थोड़े संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, जो टीलियो बीजाणु होता है वो पुंजबंदीय सहसूत्रों द्वारा समूहों में बटे रहते हैं। पुंजबंदीय यानी ये जो टीलियो बीजाणु होता है अनेक संख्या में होते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े पुंज में होते हैं, समूह के रूप में होते हैं, गुच्छे के रूप में। ठीक है, टीलियो बीजाणु अंकुरित होकर देखिए 4 कोशिकीय प्राक कवक तंतु बनाते हैं। एक टीलियो बीजाणु अंकुरित होकर 4 कोशिका का प्राक कवक तंतु बनाता है, जिन पर एक कोशिक एक केंद्र के अगुणित बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। इन पर क्या होते हैं, एक केंद्र के अगुणित बेसिडियो बीजाणु, अगुणित यानी अगुणित होते हैं, द्विगुणित नहीं होते। ठीक है, जो देखे थैलिक्ट्रम पर संक्रमण करते हैं, जो बाद में आगे चलकर टीलियो बीजाणु आगे वाले गेहूं से किसमें अन्य थैलिक्ट्रम पर संक्रमण करते हैं। थैलिक्ट्रम पर देखिए एसियो बीजाणु बनते हैं जिनसे यूरेडो बीजाणु बनते हैं। थैलिक्ट्रम पर एसियो बीजाणु बनते हैं जिनसे यूरेडो बीजाणु बनते हैं, और इस प्रकार रोग चक्र इनका पूरा हो जाता है। थैलिक्ट्रम पर वापस देखिए एसियो बीजाणु बनते हैं और उनसे वापस यूरेडो बीजाणु, और ये यूरेडो बीजाणु वापस कहाँ जाते हैं, गेहूं में अपना रोग पकड़ो रहते हैं। फिर से यूरिडो बीजाणु फिर किसमें, टीलियो बीजाणु में बदलता है, टीलियो बीजाणु से फिर ये थैलिक्ट्रम में, ये लगातार चक्र चलता रहता है। आगे देखिए चर्चा करें अपन प्रबंधन, इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए तना कीट रोग के समान ही होता है। इसका सस्य प्रबंधन तो जो अपन ने पिछले रोग में पढ़ा वहीं पर है, वैसा ही है। अब इसकी देखिए रोग रोधी किस्में कौन सी है, इसकी रोग रोधी किस्मों की चर्चा करें तो देखिए HD 2830, 2834, 2865, 2863, NIDW 295309, HPW देखिए 217, 224, 228, HS 3775, 443, 456, 460, PBW 525, 530, BL देखिए 867, 868, KKDW 2997, UP 2594 इत्यादि की बुआई करनी चाहिए। ये कुछ रोग रोधी किस्म है। ठीक है, रासायनिक प्रबंधन अपन देखे ट्राई एडिमोफोन का रोग प्रकट होते ही अपन को ट्राई एडिमोफोन या प्रोपेकोनेजोल का छिड़काव करना चाहिए 15 दिन के अंतराल पर। 2 छिड़काव करना चाहिए, आज किया और दूसरा 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। कब, जब रोग प्रकट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा रोग है हमारा गेहूं का पीली रोली रोग। गेहूं के पीली रोली रोग की अगर चर्चा करें अपन, काला या स्तंभ रोली रोग अपन ने देख लिया है, दूसरा पटकिट रोग भी देख लिया है, अब तीसरा है गेहूं का पीला रोली रोग। इसमें क्या होगा, इस रोग का प्रकोप विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में इसका रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। भारत में देखिए दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों की अपेक्षा, भारत के अंदर जो दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग है इसके, उसकी अपेक्षा उत्तरी पूर्वी भागों में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। उत्तरी पूर्वी भागों में बहुत ज़्यादा ये प्रकोप फैलाता है अपना। ठीक है, आगे देखिए यह कीट देखिए पंजाब में गुरदासपुर, रोपड़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में प्रकट होता है। ये जो कीट होता है पीला रोली रोग वाला कीट, ठीक है, पीला रोली रोग वाला कीट जो उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, वो कीट देखिए पंजाब के गुरदासपुर में, रोपड़, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में, जहाँ तराई ज़्यादा की जाती है वहाँ पर होता है, यानी जो नम क्षेत्र होता है वहाँ पर। दक्षिण में ये देखिए, दक्षिण के अंदर नीलगिरी पुलनी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। दक्षिण के अंदर पीला रोली रोग कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी और पुलनी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। इस रोली को हरदा के नाम से भी जानता है। इसका लोकल नाम क्या है, हरदा। इंपॉर्टेंट है, जो भी लोकल नाम आते हैं उनसे 1-1 नंबर का सवाल बन सकता है। ठीक है, लक्षण, इस रोली के लक्षण पत्तियों पर छोटे छोटे अंडाकार पिन के जैसे
रोली के लक्षण पिन के जैसे देखिए छोटे छोटे अंडाकार, पंक्तियों में हल्के पीले या चमकीले नींबू के समान पीले रंग के यूरेडो स्पोटों के रूप में दिखाई देते हैं। यूरेडो स्पोटों के रूप में ये दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। आगे देखिए, उग्र अवस्था में ये स्फोट क्या करते हैं, ये स्फोट पर्णाच्छद जब बहुत ही ज़्यादा उग्र अवस्था में होते हैं, अपने प्रकोप की अवस्था में होते हैं, तो ये स्फोट क्या करते हैं, पर्णाच्छद बाह्य पुष्प कवच व्रंत और दोनों और डंठल पर भी बनते हैं। उग्र अवस्था में ये पर्णाच्छद पर बनते हैं। सबसे पहले तो जब नॉर्मल अवस्था में होते हैं तो सिर्फ पत्तियों पर होते हैं, लेकिन जब ये उग्र अवस्था में होते हैं तो पर्णाच्छद बाह्य पुष्प कवच व्रंत दोनों और डंठल पर भी बन जाते हैं, दोनों और डंठल पर भी बनते हैं। जिन स्थानों पर देखिए स्पोट पंक्तियों में बनते हैं, पत्ती का रंग हल्का हो जाता है। जहाँ पर स्पोट पंक्ति में बनते हैं वहाँ उन पत्ती का रंग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। यूरेडियनियम की बाह्य त्वचा फटने पर यूरिडो बीजाणु वातावरण में बिखर जाते हैं। जो यूरेडियनियम की बाह्य त्वचा फटती हैं तो इनके अंदर से जो यूरिडो बीजाणु होते हैं वो पूरे वातावरण में बिखर जाते हैं और फिर दूसरे पौधों पर भी फैल जाते हैं। आगे देखिए, फसल की परिपक्व अवस्था में देखिए, जब ये फसल की परिपक्व अवस्था आती है, अवस्था में पहुंचने पर पर्णाच्छद स्तंभ पर काले रंग के पंक्तिबद्ध बिंदुओं में टीलियो बीजाणु बनते हैं। काले रंग के पंक्तिबद्ध यानी एक पंक्ति के रूप में टीलियो बीजाणु बनते हैं, जो काली पपड़ी मोटी बाह्य त्वचा से ढके रहते हैं, जो ये काली पपड़ी के रूप में ढके हुए रहते हैं, ठीक है। रोगजनक कौन सा, इसका देखिए रोगजनक होता है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस इंपॉर्टेंट है हर चीज़। रोगजनक का नाम हर रोग के अंदर उपस्थित रोग का इंपॉर्टेंट है, चाहे अपन ने खरीफ की फसलों का पढ़ा या अभी रबी की फसलों के रोग पढ़ रहे हैं, सब में, ठीक है। 1 नंबर का सवाल आराम से पूछा जाएगा। देखिए, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस एक भिन्नाश्रयी कवक है। इसके यूरेडियम या टीलियो अवस्थाएं प्राथमिक परपोषी गेहूं पर मिलती है। इसकी जो यूरेडियम और टीलियो अवस्था होते हैं वो तो गेहूं पर मिलती हैं और इस कवक का एकांतर परपोषी ज्ञात नहीं है। दूसरी इसकी अवस्थाएं किन पर जीवित रहती हैं उसका अभी अब तक पता नहीं चला है, ठीक है। आगे देखें, यूरेडो बीजाणु गोलाकार होते हैं। यूरेडो बीजाणु जो होते हैं गोलाकार होते हैं, एक कोशिकीय तथा द्विकेंद्रकीय होते हैं। एक कोशिका भी होते हैं और अंदर 2 केंद्रक होते हैं। इनमें जनन छिद्रों की संख्या देखिए 6 से 16 तक पाई जाती है। इनके अंदर जनन छिद्रों की संख्या कितनी, 6 से 16 होती है तथा भित्ति रंगहीन महीन सूल युक्त होती है। इनकी जो भित्ति होती है रंगहीन कांटों की होती है। टीलियो बीजाणु देखिए गहरे भूरे रंग के द्विकोशिकीय मोटी भित्ति युक्त दीर्घवर्ताकार सिर पर चपटे होते हैं। दीर्घवर्ताकार सिर पर चपटे होते हैं यूरेनियम टीलियो बीजाणु। टीलियो बीजाणु अंकुरण कर 4 कोशिकीय प्राग तंतु या प्रोबेसिडियम बनाते हैं, जिस पर बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। टीलियो बीजाणु देखिए अंकुरण होकर 4 कोशिकीय प्राग तंतु या प्रोबेसिडियम बनाते हैं, जो जिस पर क्या बनते हैं, एसिडियो बीजाणु बनते हैं, ठीक है। रोग चक्र देखिए, भारत में यह कीट 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर 1500 से यह कीट होता है 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्वयं उग आए गेहूं के पौधों में यूरेडियो बीजाणु के रूप में जीवित बने रहते हैं। भारत में अपने आप उगने वाले 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर अपने आप उग कर आए हुए गेहूं के पौधों पर ये बने रहते हैं और मैदानों में आकर फिर गेहूं की फसल पर संक्रमण करते हैं और बाद में क्या करते हैं, ये मैदानों पर आते हैं यूरेडियो बीजाणु, ठीक है, और गेहूं की फसल पर संक्रमण करते हैं। कुछ खरपतवार जैसे देखिए एग्रोपाइरोन, सेमिकास्टेटम, ब्रोमस कैथार्टिकस, ब्रोमस जेपोनिकस, हार्डियम म्यूरियम भी संपार्श्विक परपोषी के रूप में कार्य करते हैं। जो हार्डियम म्यूरियम भी संपार्श्विक परपोषी, यानी गेहूं के बाद ये इन खरपतवारों पर जीवित रह जाते हैं, ठीक है। अब प्रबंधन देखिए, सस्य प्रबंधन संपार्श्विक परपोषियों को नष्ट कर देना। ये जो संपार्श्विक परपोषी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको नष्ट कर देना चाहिए, नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि यूरेडो बीजाणु टीलियो बीजाणु आगे विकसित ही ना हो और ये यहीं पर ख़त्म हो जाएं, ठीक है। जैविक प्रबंधन देखिए कौन कौन सी किस्में हैं जिसमें रोगरोधी क्षमता पाई जाती हैं, तो देखिए BL 824, 829, 864, 867, 868 ये BL ये रोगरोधी किस्म है। इसके अलावा देखिए HD 2819, 2830, 2834, 2865, 2863, राज 4028, 6566, NIDW 29295, 309,
AKDW 299716, यूपी 2594, HS 443456 PBW 525530 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये किस्में हैं जिनमें क्या होता है, इस पीला रोली रोग से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, आप अभी तक गेहूं की जो भी किस्में पढ़ी हैं आपने रोग रोधी तीनों रोगों में, उनमें आप देखेंगे अगर ध्यान से तो कुछ एक किस्में कॉमन है जो हर एक में होती हैं। ठीक है, हर एक रोग का उसमें रोग रोधी लक्षण होता है। ठीक है, रासायनिक प्रबंधन में देखिए सर्वांगी कवकनाशी, सभी कवकों को नष्ट करने वाला देखिए ऑक्सीकार्बोक्सिन या फिर प्रोपेकोनाजोल का छिड़काव इस रोग की रोकथाम के की जा सकती है। इस रोग की रोकथाम के लिए हमें देखिए ऑक्सीकार्बोक्सिन या प्रोपेकोनाजोल का छिड़काव अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है गेहूं का अनावृत या छिद्राखंड रोग, वो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं जो 3 रोग अपन ने काला स्तंभ रोली, पीला रोली, ठीक है, पर्णकीट रोग जो पढ़े हैं गेहूं के, वो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।